every single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 12 है ये, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। चैप्टर 11 में हमने पूरा कर लिया था यार, डिसीजन मेकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। नहीं देखी थी वीडियोस, जल्दी से जाके देख लेना। फिलहाल बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, कुछ छोटी मोटी बातें और स्टेप्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग। तो बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप सामने इंट्रोडक्टरी बॉक्स देख सकते हो। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट ना जैसे ही मतलब ऐसे ही 3-4 लाइन में समझाया हुआ है ऊपर से। पर ठीक है, मैं आपके साथ नॉर्मल शुरू करता हूँ, पूरा डिटेल में अच्छे से बात करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो है ये सब प्रोसेस है जहाँ पे आप एंटरप्राइज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। जो रिलेशनशिप है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में क्रिएट किया जाता है। जो हर मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ड्यूटी दी जाती है परफॉर्म करने के लिए, और उसको अथॉरिटी भी दी जाती है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। लुइस ए एलन के हिसाब से ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 12वीं में, 12th में। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड एंड डिवाइडिंग देम अमंग द इंडिविजुअल्स एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हाँ ठीक है ना, एक्टिविटीज़ आपको सारी आइडेंटिफाई करनी है, ग्रुप में उनको डिवाइड करना है, लोगों को बांटनी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप पूरा इस्टेब्लिश करना होता है। अब एक प्रोसेस की तरह ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि जितना भी आपको काम करना है, एक्टिविटीज़ हैं, उनको लॉजिकल और ऑर्डरली तरीके से अरेंज करना होता है। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है कि ड्यूटी जो है किस तरीके से डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करी जाएगी। ये रिलेशनशिप बताता है एक जॉब का दूसरी जॉब से दूसरी जॉब में, और पूरे ना लिमिट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है, अथॉरिटी वगैरह सारी चीज़ें ये ले डाउन कर देता है। ठीक है ना। अब देखो कुछ फीचर्स होते हैं, ब्रॉड फीचर्स ऑर्गेनाइजिंग के। क्या क्या है वो? ऑर्गेनाइजिंग जो है मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है। दूसरा कि ये प्रोसेस है जहाँ पे एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तीसरा, ऑर्गेनाइजिंग जो है एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है। फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ताकि जो अलग अलग पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन में उनको बताया जा सके, उनके बीच में रिलेशनशिप बताया जा सके। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग के ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, या फिर आप वर्क भी कह सकते हो, कुछ भी कह दो। जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और मेजर फंक्शनल एक्टिविटीज़ में उनको डिवाइड करा जा रहा है। फिर हर फंक्शनल एक्टिविटी को सब डिवाइड किया जाता है अलग अलग जॉब्स के हिसाब से। जो डिवीजन ऑफ वर्क है काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता है। हर जॉब में कुछ रिलेटेड टास्क होते हैं जो जॉब होल्डर को यानी एम्प्लॉयज़ को करने होते हैं। जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो इसलिए किया जाता है ताकि सारा काम सिस्टमैटिकली किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आ सके। दूसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब जो अलग अलग जॉब्स जो क्रिएट करी गई हैं फर्स्ट स्टेज पे, उनको कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, पर्सनल एक्सेट्रा। इस क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हर जॉब को जो भी रिलेटेड जॉब्स होती हैं उनको क्लब कर दिया जाता है ताकि वो डिपार्टमेंट से डिविजन्स बना सके। जो बहुत सारे अलग अलग बेसिस होते हैं एक्टिविटीज़ को ग्रुप करने के लिए। ठीक है, और डिपार्टमेंटेशन है, जिसको आप डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कह सकते हो, ये हमने 12th में पढ़ा था। ठीक है ना। तो इसमें ना फंक्शनल बेसिस होते हैं, कस्टमर बेसिस होता है, जोग्राफिकल बेसिस होते हैं। अब कौन सा आपको बेसिस चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि एंटरप्राइज का क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या साइज़ है। थर्ड स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब जब आपने पूरा क्लासीफाई कर दिया है, ग्रुप कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को अलग अलग जॉब्स के हिसाब से, तो अलग अलग लोगों को आप बांट देते हो, असाइन कर देते हो उनके हिसाब से कि हाँ भाई ये इस काम के लिए सूटेबल रहेगा। तो हर इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक जॉब दी जानी चाहिए उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसके स्किल्स के हिसाब से, और उसको अकाउंटेबल बनाना है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, उसको पूरी अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए तो जो उसको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने में सहायता करेगी। फोर्थ स्टेप होती है एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। देखो अब यहाँ पे ना पूरा क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आपको बंदे को अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको ऑर्डर्स किससे लेने हैं, वो किसको अकाउंटेबल है, आंसरेबल है अपने काम के लिए। इससे क्या है, अलग अलग पोजीशंस बनती हैं आपके जो हायरार्की है, बिजनेस है इसमें, आपके एंटरप्राइज में, तो अलग अलग लेवल्स बन जाते हैं टॉप मैनेजमेंट से ऑपरेशनल लेवल तक। ठीक है ना। तो फिर से आप यहाँ पे एक और बार डायग्राम देख लो, यही है आपके चारों स्टेप्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ।
जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटरप्राइज की सक्सेस को काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब देखो ये ना मैनेजमेंट की बैकबोन होती है, ठीक है। इसमें इससे क्या है, जो बाकी फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। सीधा सीधा मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट है क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफाई करता है कि कौन किसको डायरेक्ट करेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, क्या रिजल्ट्स के लिए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को मदद करती है कि वो ये जान सके कि क्या उसका रोल है, कि वो दूसरे रोल से किस तरीके से रिलेटेड है। तो अथॉरिटी और आपका पूरा अच्छे से क्लियर होती है। दूसरा पॉइंट इसमें पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का पैटर्न्स जो है रिवील करते हैं, बताते हैं। जब आपने लोगों को और एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया है तो ऐसा स्ट्रक्चर से जो लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग हैं वो हो सकता है उनके कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स हो, मतलब सिमिलर सी प्रॉब्लम हो, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो वगैरह वगैरह से बहुत सारी चीज़ होती है जिससे कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। थर्ड है लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होगी, मतलब कौन डिसीजंस लेगा। अब जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे हो गया यार, कि वो ना ये सोच देंगे भैया जो हर डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेंगे क्या उनको प्राइस देना है, क्या करना है। और ऐसा हो सकता है कि एक ऑयल की ऐसा कंपनी है तो रखे कि भैया सारे डिसीजन जो है टॉप लेवल पे लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़र्क हो सकती हैं। फोर्थ इसमें बैलेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये पूरा अच्छे से बैलेंस बनाते हैं एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ये ऐसी कुछ होती है यार एक्टिविटीज़ जो एंटरप्राइज की सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो हायर लेवल पे रखी जाती है। अब जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें जो रिसर्च है, ठीक है, वो आप जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर को देते हो कंपनी के। और जो कंपेरेबल इंपॉर्टेंस वगैरह की होती हैं एक्टिविटीज़, उनको आप ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रख देते हो और उनको भी एम्फेसिस देते हो। तो यही होता है यार कि जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो आप हायर लेवल पे देते हो, जिसकी कम इंपॉर्टेंस है उसको आप लोअर लेवल तक भेजते जाते हो। फिफ्थ है स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्रिएटिव थिंकिंग और इनिशिएटिव को स्टिमुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में। उनको पूरा अच्छे से बताता है क्या क्या उनकी अथॉरिटी है। हर एक को पता होता है कि वो किस एरिया में स्पेशलाइज करता है, कहाँ उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। सिक्स्थ है एनकरेजिंग ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो पूरा एक फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर एक एंटरप्राइज को फंक्शन करना होता है। अगर ये फ्लेक्सिबल है तो वो चैलेंजेस पूरे करने में हेल्प करेगा, वो जो ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्रिएट करेगा। जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये एंटरप्राइज की ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके, ताकि एक्टिविटीज़ जो करी जाती हैं वो बढ़ाई जा सकें। सेवन्थ और आखिरी पॉइंट है मेकिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। जो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसको अडेप्ट किया जाता है चेंजेस के हिसाब से, वो मतलब ना पूरा ऐसा होना चाहिए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जा सके। जो है एग्जिस्टिंग पैटर्न जो होता है ना आपका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का, उसको मॉडिफाई करे। तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये होगा आपके सातों पॉइंट्स। अब शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो एग्जिस्टेंस अगर आपको चाहिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, वो काफ़ी ज़रूरी होती है बेटर मैनेजमेंट के लिए। मतलब मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अगर आप उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हो, आप टीम वर्क बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको पूरा ये काम अच्छे से करना होता है। वही बात है यार कि जितने अभी मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं उनके बेसिस पर आप खुद ही सोच सकते हो कि इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर जो है वो आपको पूरा देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइप के लोग हैं उनकी क्या नीड्स है और उनके हिसाब से पूरे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो ये हो गया यार पूरा आपका ऑर्गेनाइजिंग और स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, और आपका यहाँ पे वही जो यार आपने पढ़ा था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वगैरह, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको नीचे थैंक्स वगैरह के बटन दिखता है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ यार, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं ऐसा कर सकते हो, नहीं दिख रहा है तो बहुत ही जल्दी दिखने लगेगा। तो बस यार फिलहाल की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबका होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।